दोस्तों, ट्वेल्थ फेल बुक का पार्ट मनोज के शुरुआती महीने इस दायित्व खोजने में ही बीत रहे थे। फीस और किताबों के बाद जो है उसके घर से लाए पैसे भी खत्म होने लगे। 3 महीने उसे त्रिलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था, इसलिए उस कमरे में 2 की जगह 3 लोग हो गए थे। एक कमरे में 3 लोगों के रहने से जो है त्रिलोकी को जो है कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उसके रूम पार्टनर केशव के जो विचार इतने सुलझे हुए नहीं थे। त्रिलोकी का रिश्तेदार होने के कारण जो केशव मनोज से अलग कमरा लेने के लिए जो है सीधे-सीधे जो है कह तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो चाहता था कि मनोज जो है कहीं दूसरे जगह जो है कमरा देख ले। केशव जो है बीएससी कर रहा था। वो ज़्यादातर समय जो है किताब हाथ में लिए बैठा रहता था। बीएससी करने के कारण जो है वो बीए करने वाले मनोज को जो है पढ़ाई में कमज़ोर मानता था। एक दिन केशव ने मनोज से जो है कह ही दिया, "मनोज, तुम अपने लिए जो जल्दी अलग कमरा देख लो। 3 लोगों के कमरे में रहने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है।" मनोज ने जो है केशव को जो आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही जो है कमरा ले लेगा। लेकिन जब त्रिलोकी को जो है इस बात का पता चला, तो उसने केशव को आड़े हाथों ले लिया। केशव जो है 3 लोग आराम से इस कमरे में रह सकते हैं। मनोज जो है ग्वालियर में नया है, इसलिए पहले साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा। त्रिलोकी ने जो है मनोज को जो है अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव से जो है स्पष्ट कह दिया। त्रिलोकी के निर्णय के विरोध में जो है केशव कुछ कह तो नहीं पाया, लेकिन वो मनोज से जो है चिढ़ने लगा था। एक सुबह त्रिलोकी को जो है किसी काम से अपने गांव जाना पड़ा। मनोज जो है कॉलेज चला गया। केवल केशव जो है अकेला कमरे में रह गया। कॉलेज में एक पीरियड खाली था। मनोज और रविकांत द्विवेदी जो है ग्राउंड में एक बेंच पर बैठकर जो है इंग्लिश विषय को बीए में चुनने के लिए जो है डिस्कस कर रहे थे। रविकांत ने जो है इंग्लिश के लाभ गिनाने शुरू किए। मनोज, आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत जरूरी है। मनोज इंग्लिश के नाम से ही घबराता था। उसने जो है प्रतिवाद किया, लेकिन पीएससी में तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। रविकांत ने जो है दृढ़ता से कहा, पर जिंदगी में पड़ती है। और किसने कहा कि तुम पीएससी में सिलेक्ट हो ही जाओगे? अगर पीएससी में नहीं हुए तो हिंदी का झुंझुना तुम्हारा पेट भी नहीं भर पाएगा। इंग्लिश आपके लिए जो है नौकरी के कई ऑप्शन खोल देती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है। मनोज ने जब यह यथार्थ सुना तो वो घबरा गया। उसने पीएससी में सिलेक्ट न होने पाने के बाद ही की परिस्थिति पर जो विचार नहीं किया था। रविकांत ने कहना जारी रखा, भाई मनोज, आप पहले ही आर्ट जैसे अनुपयोगी सब्जेक्ट लेकर जो गलती कर चुके हैं। इन सब्जेक्ट के दम पर मार्केट में जो 4 पैसे नहीं कमा सकते। अब कम से कम इंग्लिश बची है, जिसे अच्छे से सीख कर जो है अपना भविष्य कुछ तो सुरक्षित कर सकते हो। मार्केट आधारित भविष्य के हिसाब से उसने जो है कुछ भी गलत नहीं कहा था। इसलिए रविकांत से जो है प्रभावित होकर जो है उसने हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ जो है बीए में जो है एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रखने का जो है निर्णय ले लिया। चर्चा में शाम के 4 बज गए। कमरे पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। वह वहीं बैठकर जो है केशव का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते जो है 2 घंटे बीत गए, तो उसे जो है केशव की चिंता होने लगी। पास ही रहने वाले केशव के एक दोस्त के घर जाकर मनोज को जो पता चला कि वह तो अपने गांव डबरा चला गया है। ललितपुर ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के कमरे का ताला अब भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था। उसके लिए जो यह समस्या यह थी कि वह रात को जो है जाएगा कहाँ। इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच मनोज रात को जो है रुकने के लिए जो है एक अदद छत ढूंढ रहा था, पर कोई आसार जो है उसे दिख नहीं रहे थे। उसे भूख लग आई थी। उसकी जेब जो है में उसकी जेब में 20 रुपए ही बचे थे। उसने जो है 20 रुपए के छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी। मनोज को जो है राजपूत बोर्डिंग में रहने वाला भदौरिया याद आ गया। वह राजपूत बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि भदौरिया बोर्डिंग में नहीं है, वो अपने गांव भिंड गया है। अब कोई रिश्तेदार या दोस्त पूरे ग्वालियर में मनोज का नहीं था जहां वो रात बिता सके। मनोज जो है कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर के पास बैठ गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि रहने के लिए एक कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। अचलेश्वर मंदिर के पास फुटपाथ पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे। मनोज देर देर तक जो है फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमजोर औरतें, बूढ़े बीमार आदमी मैली गठरियों को अपने पास रखे फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वो तो आज पहली बार बेघर हुआ था। ये गरीब भिखारी तो रोज ऐसे ही रहते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे, क्या इच्छाएं होंगी इनकी, इसके लिए जो है सुख क्या होता है। एक तो एक दो दूध मुहे बच्चे अपनी माँ की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तब ऐसे ही फुटपाथ पर सोएंगे? अपने कष्ट को भूलकर जो वो इन तमाम प्रश्नों में डूब गया, पर उसे जो है इन प्रश्नों का जो कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सब भिखारी सो गए, लेकिन मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वह इन बेघर बार जो है भिखारियों का सहयात्री था। उसकी वेदना आज इन भिखारियों की वेदना से
घुल मिल गई थी। वह सोचता रहा कि क्या वह कभी इस काबिल हो पाएगा जब इन लोगों के दुखों को जो है दूर कर सके। सारी रात जो है उसकी जागते हुए ही कट गई। उसने अपने कष्ट को भूलकर जो है वो रात भर जो है इन गरीब और मजबूर लोगों के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने जो है पास ही नल पर जाकर मुंह धोया, पानी पिया और कटोरा जो है तालाब के पार्क में जाकर जो है बैठ गया। रात भर जागते रहने के कारण जो है मनोज जो है पूरी तरह थक चुका था। मनोज को कटोरा तालाब की बेंच पर जो है नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान बहुत कम हुई। अगले पूरे दिन वो जो है कई बार कमरे पर गया, हर बार वहां ताला ही लगा मिला। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसने दूसरा पूरा दिन कॉलेज में गुजार दिया और रात भूखे पेट जो है कटोरा तालाब की बेंच पर जो है करवटें बदलते हुए बिता दी। बेघरबार बेघरबारी का तीसरा दिन मनोज के लिए जो है बहुत कठिन होने वाला था। गांव जाने के लिए जो उसके पास पैसे भी नहीं थे। वह सुबह 7 बजे ही कमरे पर पहुंच गया, पर कमरा जो है अभी भी बंद था। उसने ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था। निराश होकर वह कॉलेज चला गया, लेकिन थकान और भूख के कारण जो उसकी हिम्मत क्लास में जाने की नहीं हो रही थी। वह ग्राउंड में बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे उसने विचार किया कि ऐसी तकलीफें तो आएंगी ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इस विपरीत समय में मैं भी मुझे जो है धैर्य नहीं खोना है। मुझे पढ़ाई करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अचानक उसने जो है अपने भीतर हिम्मत महसूस की। वह उठा, तेज कदमों से जो है क्लास की ओर चला पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास अटेंड की। उसने तय किया कि वो किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर जो है वह अपने जीवन में कुछ करने के लायक जो है बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में जो है अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। रात हो गई थी। 2 दिन से मनोज के पेट में जो है अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि यदि अब उसे भोजन नहीं मिला तो वो चक्कर खाकर जो जमीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वो ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के पास पहुंच गया। होटल के काउंटर पर जो एक 30 साल का युवक बैठा था, जो सावित्री भोजनालय का जो है मालिक था। मनोज ने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मुझे मजदूरी के बदले में यहाँ भोजन मिल सकता है? मनोज के इस वाक्य में निवेदन नहीं बल्कि भरोसा था, जैसे वो अपना एक हक मांग रहा था। भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी, ढीले ढाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे, चेहरा कमजोर था, आंखें अंदर को धस गई थी। होटल होटल मालिक ने जो है कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल में काम करने के लिए तो मेरे पास पहले से ही वर्कर हैं। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश नहीं हुआ। उसने किसी उम्मीद के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है। पैसे न होने के कारण मैं मजदूरी करके जो है भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस भी मिलता नहीं था। कई बार लड़के जो है पैसा न होने पर जो है रोनी सूरत बनाकर फ्री में भी खा जाते थे। होटल मालिक लड़कों की जो है रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में जो पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू, गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल से सजी थाली लगाई गई। वह खाना खाने लगा। उसका दिमाग शून्य हो गया था। आज का भोजन जो है साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज कितनी आसानी से भोजन मिलता है, कितना कठिन होता है पेट भर भोजन मिलना, यह आज मनोज को जो है महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वो रोक रहा था। वह होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गया और धन्यवाद कहा। अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर मनोज से जो है रूबरू हो रहा था। आपने जो है खाना खा लिया, आपको इसके बदले मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। तभी होटल में जो है मनोज के कॉलेज का जो है दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। पूछने पर होटल मालिक ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जो है जानकर उसने जो है खाने के 30 रुपये निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए। पर मनोज जो है भोजन के बदले जो है मजदूरी करने पर जो अड़ा रहा। इस सीन को अब होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमजोर सा लड़का जो है खाना खाने के बदले जो है मजदूरी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। होटल मालिक उसे उससे जो है मजदूरी कराने की तैयारी में बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत जो है 30 रुपये निकाल कर जो है अपने हाथ में पकड़ा है, और यह दृश्य जो है बड़ा अजीब सा था। रविकांत को भी जो है नहीं पता था कि कॉलेज में सादा सा दिखने वाला मनोज जो है इतना जिद्दी होगा। मनोज जैसे किसी नशे में बोल रहा था। उसका दिमाग जैसे एक
जगह आकर अटक गया था। आप उसको जो है नहीं पता था कि वह जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई है। उसने होटल मालिक से फिर कहा, यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। आप होटल बंद कर देंगे तो होटल के बाहर मैं खड़ा रहूँगा, ये मनोज कह रहा था। तब तब तक खड़ा रहूँगा जब तक आप मुझे कोई काम करने की जो है अनुमति नहीं दोगे। 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण जो है उसे जो है पूरा अभ्यास हो गया था। वो अब कह सकता था कि वो होटल के बाहर तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे काम करने की जो है अनुमति नहीं मिल जाती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं था। रविकांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो अपने हाथ में 30 रुपये लिए खड़ा था। होटल में उपस्थित कुछ लोग जो है इस दृश्य को देखकर जो हंस भी रहे थे और कई लोग जो है भावुक भी हो रहे थे। कईयों को मनोज में एक बेवकूफ अथवा जो है अति आदर्शवादी लड़का नजर आ रहा था। होटल मालिक ने जो हार कर नौकर से कहा, इन भाई साहब को जो है अंदर ले जाओ, ये बर्तन साफ करेंगे। नौकरों को जो है अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री खाकर चले गए थे, कई उधार खाकर वापस नहीं आए। पर होटल मालिक ने जो है कभी किसी से जो बर्तन नहीं धुलवाए थे। होटल मालिक का यह व्यवसाय था, पर उसने जो है कभी भी पढ़ने वाले लड़कों को जो है पैसों के लिए जो है परेशान नहीं किया था। फिर भी उसका होटल उसे बहुत कमा कर देता था। पर आज होटल मालिक को जो इस नौजवान की जिद ने जो है मजबूर कर दिया था। होटल मालिक ने जो एक बार वही बात दोहराई तो मनोज के मनोज को जो है अंदर ले गया। मनोज ने अंदर जाकर आधा घंटे तक बर्तन साफ किए। रविकांत होटल में बैठकर जो है उसके बाहर आने का जो है इंतजार करने लगा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में चमक थी। होटल मालिक जो है अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर से बाहर आ गया। मनोज को जो है उसने दरवाजे तक छोड़ा और जाते समय हाथ मिलाने के लिए जो अपना हाथ बढ़ा दिया। मनोज ने जो होटल मालिक से हाथ मिलाया। होटल मालिक कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल न सका। रविकांत जो है उसे जो है अपने कमरे पर ले गया। रविकांत ने जो है मनोज से कहा, मनोज तुम 3 दिन से बाहर भटक रहे थे, तुम्हें एक बार अपनी परेशानी जो है मुझे जरूर बतानी चाहिए थी। मनोज उसकी बात सुनकर जो भावुक हो गया। उसने कहा, ये तो जीवन के अनुभव हैं जो मुझे जो है मजबूत बनाते हैं। इसमें परेशानी कैसी? कितने ही कितने ही लोग रात को जो है खुली छत के नीचे सोते हैं, कितने ही जो है भूखे पेट सोते हैं। इन 3 दिनों में मैं उस गरीब और दुखी वर्ग से नजदीक पहुंचा हूं, जिसे मार्क्सवाद ने जो है सर्वहारा की संज्ञा दी है। हमें जो है अपनी निष्ठा इसी सर्वहारा वर्ग के पक्ष में रखनी चाहिए। समाज के सबसे निचले तबके के साथ जुड़ने का यही अनुभव मेरी ताकत है। उसने जो है अपने पिछले 3 दिन के अनुभव को का मेल प्रिंसिपल सर द्वारा दिए मार्क्सवाद के लेक्चर से जो कर दिया। अगले 2 दिन जो है मनोज रविकांत के कमरे पर ही बना रहा। रविकांत के एक गुरुजी तिवारी सर नया बाजार में कमरा लेकर जो है रहते थे। वो नया बाजार में ही एक हॉल किराए पर लेकर जो इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की जो है कोचिंग चाहते थे। उसने मनोज से कहा, तुम सबको छोड़ो, तिवारी सर को एक रूम पार्टनर की जरूरत है। उनके कमरे का किराया 500 रुपये है। आधे तुम दे देना, वे तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ा दिया करेंगे। मनोज को यह प्रस्ताव जो अच्छा लगा। वह त्रिलोकी के कमरे से अपना सूटकेस और दरी लेकर जो है तिवारी सर के कमरे में आ गया। तिवारी सर नाटे कद के 30 साल के युवा थे। वो काले रंग का मोटा चश्मा लगाए थे। कोचिंग में बैठे बैठे उनका पेट निकल आया था। वो कोचिंग पढ़ाकर जो आने के बाद थक कर जो अपनी चारपाई पर आराम कर रहे थे। मनोज ने उन्हें इंग्लिश का गुरु मानते हुए उनके पैर छू लिए। उसे उम्मीद थी कि उसकी इंग्लिश अब सुधर जाएगी। उसने जो है अपनी दरी को जमीन पर बिछा लिया। अब गुरु व्यास पीठ पर और शिष्य जो है उनके चरणों में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उसे एक स्थायी कमरा और एक योग्य इंग्लिश गुरु मिल गया था। तिवारी सर को जो है एक वर्कर मिल गया। अब मनोज की नई दिनचर्या शुरू होगी। सुबह 7 बजे दूध गर्म करके गुरुजी को देना, सुबह शाम खाना बनाना। गुरुजी कोचिंग से थके हारे आते और आकर जो अपनी चरपाई पर जो है लेट जाते थे। एक शाम उसने जो है गुरुजी से कहा, सर मुझे मैकबेथ पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। थकान महसूस कर रहे गुरुजी ने कहा, पढ़ा देंगे, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम कर दो, मेरे तलवे दर्द कर रहे हैं, थोड़ा दबा दो। गुरु गुरु की सेवा करने में मनोज को कोई संकोच नहीं था। इस सेवा के द्वार से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, इतना वह जानता था। उसने गुरु की आज्ञा का पालन उनकी उम्मीद से भी बेहतर तरीके से करना चाहा। एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर गुरुजी के पैर उसने उसमें डाल दिए और रगड़ रगड़ कर जो है तलवों की मालिश करने लगा। मालिश का आनंद लेते हुए गुरुजी ने उदार होते हुए एक प्रस्ताव दिया, लिटरेचर से पहले ग्रामर और स्पीकिंग सीखना जरूरी है। तुम कल से शाम 7 बजे के बैच में आ जाया करो। नया बैच है, सब तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियां हैं। मनोज को यह प्रस्ताव जो उपयोगी लगा।
और गुरुजी उसे फ्री में कोचिंग देने वाले थे, इसलिए उन्होंने नहाने के बाद जो अपने कपड़े धोना बंद कर दिए। मनोज बाथरूम में नहाने जाता तो पहले गुरुजी की चड्डी बनियान को धोकर धूप में डाल देता था। शाम को वह इंग्लिश की कोचिंग जाने लगा। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट इंग्लिश की पढ़ाई होती थी और शेष समय में इंग्लिश के नाम पर जो लड़के लड़कियों का जमावड़ा है ये अधिक होता था। गुरुजी प्रेजेंट टेंस से क्लास शुरू करते थे और 3 महीने में पास्ट टेंस से होते हुए फ्यूचर टेंस तक पहुंचते थे। गुरुजी इंग्लिश का अखबार या कोई मैगजीन ले आते थे जिसे लड़के लड़कियां जो पढ़ते और गुरुजी उसका अर्थ बताते थे। गुरुजी जानते थे कि इंग्लिश सिखाना एक अनंत प्रक्रिया है, जिस इसमें जो है जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। धीमी गति से सीखने पर ही वह यह विदेशी भाषा जो है समझ में आ जाएगी। इसलिए जो है गुरुजी को जो है इंग्लिश सिखाने और बच्चों को जो है सीखने की कोई जल्दीबाजी नहीं थी। 10 लोगों की क्लास में जो है 4 लड़कियां और 4 लड़के थे। मनोज को जो है क्लास में आते ही महीना भर हो गया था, लेकिन वह अब तक प्रेजेंट टेंस भी ठीक से जो है सीख नहीं पाया था। ही गोज, ही गो, ही इज गोइंग के प्रयोग में जो है वह कोई बंधन नहीं मानता था। कुछ लड़के जो है गुरुजी के यहाँ साल भर पढ़ते हुए जो है पर उपलब्धि के नाम पर एक अदत्त प्रेमिका के अतिरिक्त उनके हाथ में जो है कुछ नहीं आता था। कुछ प्रेमिकाओं को प्रेमी भी मिल जाते थे, अर्थात गुरुजी का यह संस्थान एक प्रेम केंद्र के रूप में जो अधिक विकसित हो गया था। एमएलबी कॉलेज में लड़कियां नहीं पढ़ती थी और केआरजी कॉलेज में जो है लड़के नहीं पढ़ते थे, इसलिए प्रेम के लिए जो है लालिया लड़के लड़कियां यहाँ कहाँ जाते। गुरुजी ने कोचिंग सेंटर खोलकर जो इस दिशा में एक महान कार्य किया था। चूंकि कोचिंग में सारा इन्वेस्टमेंट गुरुजी ने ही किया था, इसलिए प्रेम करने का पहला अधिकार जो गुरुजी अपना ही मानते थे। प्रत्येक वर्ष जो है गुरुजी औसतन 2 या 3 प्यार करते थे। एक दिन एक लड़की ने गुरुजी से कहा, सर आज मोना का बर्थडे है। मोना केआरजी गर्ल्स कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पुराने बैच बैच बिना जो है इंग्लिश सीखे अपना 1 वर्ष पूरा कर चुके थे। उन्हें उन बैचों में पनपने वाले गुरुजी के पिछले प्रेम भी शादी कर अपनी ससुराल जा चुके थे, इसलिए गुरुजी को जो है मोना से प्रेम करने की जो जरूरत महसूस हो रही थी। पर मोना जो है गुरुजी पर जो है ध्यान नहीं देती थी, लेकिन गुरुजी पुराने खिलाड़ी थे। जन्मदिन प्रेम को जो है प्रारंभ करने का बढ़िया मौका हो सकता था, इसलिए प्रेम के लिए जो उतावले गुरुजी ने क्लास में रेंगती हुई इंग्लिश को रोक दिया और एक लड़के से कहा, अरे आज मोना का बर्थडे है और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गुरुजी ने जो अपने लड़के को जो है एमएस कचौड़ी वाले के यहाँ से सबके लिए जो है जलेबी और कचौड़ी लाने के लिए भेज दिया। इन दिनों में मोना ने जो मनोज को देखना शुरू कर दिया था, उसका सीधापन मोना को जो है भाने लगा था। मोना कॉपी पेन मैगजीन की जो अल्लाह बल्ली के नाम पर जो उससे बात करने के लिए जो है करने के बहाने जो है ढूंढने लगी थी। मोना ने जो है मनोज को कचौड़ी देते हुए कहा, लीजिए। उसने मोना से कहा, हैप्पी बर्थडे। मोना ने जो है मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक्स। मोना को लगा कि मनोज के हैप्पी बर्थडे कहने से जो है उसका बर्थडे सचमुच जो है हैप्पी हो गया है। गुरुजी के इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट मनोज के अकाउंट में जा रहा था। गुरुजी जो है बिजनेस में इस तरह के लॉस पहले भी देख चुके थे। मनोज और मोना के जो है रास्ते अलग दिशा में थे, लेकिन एक दिन क्लास के बाद दोनों ने जो है साथ चलने की हिम्मत की। मनोज मोना से बात करने के लिए जो है बातचीत का जो कोई सिरा ढूंढ रहा था। उसने मोना से साधारण सा प्रश्न पूछा, तुम बीएससी के बाद क्या करोगी? पीएससी की तैयारी करोगी क्या? नहीं, मैं तो शादी करूंगी। मोना ने जो मनोज की उम्मीद से उल्टा जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। मोना का घर जिस दिशा में वह था वह मोड़ आ गया था। मोना जो है अपने घर जाने के लिए जो गली में मुड़ गई। वहीं खड़ा मोना को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से जो है ओझल नहीं होगी। एक दिन एक लड़के ने जो है कोचिंग में कहा कि कल मनोज का बर्थडे है, कल मनोज पार्टी देगा। क्लास का यह नियम बन गया था कि जिसका बर्थडे होता था वह समोसा जलेबी की पार्टी क्लास में देता था। लेकिन मनोज के पास जो है पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं कल पार्टी दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो है पार्टी में खर्च करने के लिए जो है पैसे नहीं है। मनोज को अपना सच कहने में कोई संकोच महसूस नहीं हुआ। अगले दिन पार्टी के अभाव में जो है किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, लेकिन हिम्मती मोना जो है समोसे और जलेबी ले आई थी। मोना जो है द्वारा की गई मनोज की यह विशेष चिंता जो है गुरुजी को जो है अखर गई। वह ईर्ष्या से जलने लगे। उन्हें मनोज पर जो है क्रोध आने लगा। क्लास के बाद जो है मोना ने जो है मनोज को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। ग्रीटिंग में जो है लाल रंग का दिल बना हुआ था, जिस पर मोना की सुंदर राइटिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मनोज। मोना ने जो है मनोज का पूरा नाम ग्रीटिंग कार्ड पर न लिखकर जो है एक अलग नाम लिख दिया था, हैप्पी बर्थडे मन, जिस नाम से जो है इस पूरी दुनिया में जो है उसे कोई नहीं पुकारता था। मोना ही गुनगुनाती रहती थी यह नाम अपने मन में। रात को तिवारी सर कमरे पर आए। मनोज कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। मनोज
मोना का ग्रीटिंग कार्ड वहीं टेबल पर रखा हुआ था। कई महीने से वह तिवारी सर की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तिवारी सर की ईर्ष्या चरम पर थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए मनोज से उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। अब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उन्होंने मनोज के हीटर और मटके में लात मार दी। हीटर और मटका जो है टूट गया। तिवारी ने गुस्से में मोना द्वारा मनोज को दिया ग्रीटिंग कार्ड भी फाड़ कर जो है फेंक दिया और उसे जो है कमरा खाली करने का जो है अल्टीमेटम दे दिया। मनोज की आंखों में जो आंसू बहने लगे। वह दुखी मन से जो अपना सामान जो है समेटने लगा। अपना सामान उठाकर जो है जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, तिवारी ने जो है धड़ाम से दरवाजा जो है बंद कर दिया। मनोज कुछ दिनों के लिए जो है अपने गांव चला गया। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी जो है गांव नहीं आए थे, पर पिता ने जो है इस बार कुछ पैसे घर भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी जो है कुछ कम हो गई थी। टेम्पो थाने में पड़ा पड़ा जो है अब कबाड़ होने लगा था। कोर्ट को जो है उसका फैसला करने के लिए अभी भी वक्त नहीं मिला था। पंडित कालीचरण अपने कर्ज के लिए तागात करने लगे थे। माँ ने मनोज को वापस ग्वालियर जाते समय आगे के खर्च के लिए जो 1,000 रुपये दे दिए। मनोज की बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा जो है नजदीक थी। गांव से मनोज जीवाजीगंज में नाले के पास बसी हुई बस्ती टोपे वाले मोहल्ले में रहने लगा। जब से उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा, उसे जो है मोना फिर कभी नहीं मिली। बड़े से ग्वालियर और छोटी सी दुनिया में फिर कभी मोना और मनोज एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। टोपे वाले मोहल्ले में वह सबसे घुल मिल गया था। वह पड़ोसी की तारीफ पाने के लिए रात को छत पर लैंप जलाकर पढ़ता था। कई बार तो सुबह 4-5 बजे तक वो जो है छत पर पढ़ता रहता था। पड़ोसी महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों को जो है उससे सीख लेने के लिए कहती थी। उसके पास जो है ग्वालियर के समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा जो कोई दूसरा तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई थी। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण जो उसका टोटल केवल जो है 55% ही रहा। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद जो सेकंड ईयर की पढ़ाई के लिए वो वापस ग्वालियर में आ गया। दिसंबर में एक दिन रविकांत ने जो उससे कहा, मनोज, क्या तुम विवेकानंद केंद्र के 3 दिन के युवा प्रेरणा शिविर में चलोगे? केंद्र के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उसने बताया, यह एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों को जो है देशभक्ति और समाज सेवा के लिए जो है प्रेरित करता है। तुम्हारी रुचि का काम है, तुम्हें जो है जरूर चलना चाहिए। मनोज को यह प्रस्ताव जो अच्छा लगा। आश्रम जैसा यह केंद्र ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। मनोज 100 रुपये फीस देकर जो है रविकांत के साथ जो है शिविर में पहुंच गया। अगले दिन सुबह 5 बजे से शिविर की गतिविधियां शुरू होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनो श्लोक पाठ से दिन की शुरुआत होती थी। फिर व्यायाम, उसके बाद देश के कई महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक भाषण देने ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम के चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते थे, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर जो है ग्रुप डिस्कशन होते थे। मनोज बढ़ चढ़कर जो है सभी गतिविधियों में जो है हिस्सा लेता था। उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया था, जहाँ से वह न केवल बहुत कुछ सीखना चाहता था, बल्कि उस योग्य समाज की जो अपनी योग्यता से जो है प्रभावित भी करना चाहता था। यहाँ तक कि उसकी इच्छा होने लगी थी कि उसे ही सर्वश्रेष्ठ जो है प्रतियोगी का जो है प्रमाण पत्र मिले। इसलिए वह ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे अपने रहकर जो है अपने विचार व्यक्त करता था। विद्वानों द्वारा जो है दिए गए भाषण के बाद जो है प्रश्न पूछने में सबसे आगे रहता था। श्रमदान में भी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता था। तारीफ प्राप्त करने की अदम्य इच्छा ही उसकी जो है चलायमान शक्ति थी। शिविर के जो है दूसरे दिन उसने जो है अपनी डायरी में लिखा, इतना आनंद जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। कुछ तो दम है इन लोगों में जो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं। ये लोग एक श्रेष्ठ व्यक्ति रजनीश त्यागी के व्यक्तित्व में से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वे ग्वालियर के किसी स्कूल में जो है प्रिंसिपल है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर जो है जैसा भाषण दिया वैसा मैंने कभी नहीं सुना है। मैं तो पवित्रता से भर गया हूँ। विवेकानंद कहते हैं कि अपने काम को कमजोर मानने से जो है बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। असीम शक्ति मेरे भीतर भर गई है। देश से सब देश से सब बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है और देशभक्ति से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। यहाँ आकर मैंने संकल्प ले लिया कि देश सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मनोज विवेकानंद केंद्र के काम, उसकी विचारधारा और वहाँ के कार्यकर्ताओं से जो है सम्मोहित सा हो गया। त्यागी जी ने जो है एक प्रोजेक्ट सबके सामने रखा, जिसमें अगले रविवार घर घर जाकर जो है सर्दियों के कपड़े इकट्ठा करने थे और उन्हें गरीब जरूरतमंदों को जो है देना था। मनोज ने जो अभी तक देशभक्ति के केवल भाषण सुने थे, पर यहाँ देशभक्ति कार्य में के रूप में बदल रही थी। शिविर समाप्त हो गया। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिस कारण जो उसे अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिला।
उसने अपने भाषण में यह संकल्प लिया कि वह हमेशा से ईमानदार रहकर ही की सेवा करेगा। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर जो उसके भावनात्मक संकल्प की जो है प्रशंसा की। इस प्रशंसात्मक तालियों से वह आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित कर बांटने का काम किया। वापस आकर जो है उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठे किए, किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान, पर गरीबी देखकर जो है अब मन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते थे कपड़ों पर। हे भगवान, क्या होगा इनका। त्यागी जी ने ठीक ही कहा था कि घर घर जाकर जो है समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है और हम यह सीख जाते हैं कि समाज ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में सब अब क्लियर हो गया था कि उसे देश और समाज के लिए कुछ करना है। उसने जो है विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद जो है मिले प्रमाण पत्र को पूजा की जो है अलमारी में भगवान की मूर्ति के पास सजा के रख दिया। अब मनोज ने जो है कोर्स की किताबों को जो है किनारे कर दिया था और विवेकानंद के साहित्य को जो है पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा जो है नजदीक आई थी, लेकिन उसके भीतर जो देश सेवा का जज्बा जो है भर गया था। उसे लगा कि इसके लिए जो है विवेकानंद केंद्र से बेहतर जो है कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जो है पीएससी का विचार जो है पीछे छूटने लगा था। उसके स्थान पर जो है अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा होने लग रही थी। उसने जो है बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी और वह सेकेंड डिवीजन से जो है पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में उसके फिर से पास होने योग्य अंक ही आए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वहां से आकर जो है फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार फिर वह विवेकानंद केंद्र में के शिविर में गया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को जो है पढ़ने का प्रयास किया जा रहा सा था। 6-7 किताबें पढ़ी बस। अब इसके आगे मुझ में दम नहीं, बिल्कुल साहस नहीं कि आगे मैं पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। यह इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे वह दिन दूर नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूं। इस नई मंजिल के आकर्षण से उसके मन में 10-15 दिनों तक जो खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए। वह गांव चला गया। कई महीनों से पिता के गांव न आने से वह परेशान माँ परेशान जो है रजनी को लेकर जो है पापा के पास जो है डिंडोरी चली गई थी। राकेश के घर चला गया। अब वह अपने मन के द्वंद्व को राकेश के सामने खोलकर जो है रख देना चाहता था। उसने पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो अब तू पीएससी की तैयारी नहीं करोगे? मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के जरूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ, ऐसा मनोज ने कहा। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ दोगे? मम्मी पापा भाई बहन सबे छोड़ के गरीब की सेवा करोगे? मेरे लिए पूरा देश ही मेरा परिवार है। मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। राकेश के लिए जो अब मनोज को समझाना कठिन हुआ था। फिर उसने कोशिश जारी रखी, तेरे बाप को तो तू जानता है, अगर तू भी अब घर से भजी गयो तो रजनी को ब्याह कौन करेगो, घर कौन संभालेगो? मेरे लिए देश की हर लड़की मेरी बहन है, हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था। उस पर जो है राष्ट्र सेवा का जो भूत सवार हो चुका था। राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूक में व्यस्त था। राकेश, क्या एसडीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एसडीएम दुष्यंत सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस में से मुकेश को जो है बरी कर दिया था? तो क्या भूल गया? वो समाज सेवा न होती क्या? आज जिसके पास जो ताकत है वही जनता को ज्यादा न्याय दिला सकता है। यदि थानेदार जो ईमानदार होता तो तेरा टेम्पो पकड़तो ना पकड़तो। पुलिस कचहरी थाने में अच्छे और ईमानदार लोगों की जरूरत है। और तू पीएससी छोड़बो चाह रहो है, पढ़बे की दम ना बची का, बहाने ना बना। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था। वह राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है। तभी उसने दूसरा वार किया, मनोज, देश की सेवा करने के लिए पीएससी में पास होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम अपनी जिंदगी से भगने वाले तमाम लोग टाइम काट रहे हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे जो है ध्वस्त करने की तैयारी करके बैठा होगा। उसके दिमाग में राकेश ने जो है हलचल मचा दी। राकेश की बातों का जो उस पर जो असर होने लगा था, उसे राकेश की जो बातें यथार्थ लग रही थी। उसने अपने संकल्प को जो दूसरी दिशा देते हुए राकेश से कहा, तू सही कह रहा है, पीएससी की तैयारी से भागना जो है कायरता होगी। लोग यही कहेंगे कि मुझ में जो है परीक्षा पास करने का दम नहीं था, इसलिए जो है तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसलिए मैं पीएससी में सिलेक्ट होकर जो है देश की जो है सेवा करूंगा। मनोज ने जो है फिर से अपनी छूट
छूटी हुई राह थामने का जो है निर्णय ले लिया। उसका द्वंद्व जो है समाप्त हो गया था। पीएससी में सफल होना ही एकमात्र लक्ष्य था, अब उसका बन चुका था। माता पिता के जो ढिंढोरी से ना आने के कारण जो मनोज उनसे मिलने ढिंढोरी चला गया। वहां जाकर पता चला कि पिता जो है सस्पेंड हो चुके थे। पिता को जो आधा वेतन ही मिलता है उसकी, जिससे जो बड़ी मुश्किल से जो गुजारा हो पा रहा था। पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को जो बर्बाद कर दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ईमानदार हूँ, वे सब बेईमान हैं, मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को जो है पत्र लिखा है, मुझे हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद है। माँ ने पिता के इन उद्गारों का विरोध किया। इनसे नौकरी ना हो पावे थे, दुनिया नौकरी कर रही है, कैजे अनोखी नौकरी कर रहे हैं, बस लड़बो जानते। उल्टो सीधो बोल आवते अधिकारी से भरी मीटिंग में जो अपनी चप्पल निकाल के मार दी डिप्टी डायरेक्टर को, कर दिए सस्पेंड। पिता को माँ के द्वारा किया गया यह रहस्योद्घाटन पसंद नहीं आया। उन्होंने माँ को जो है डांटते हुए कहा, तू कछु ना जानती, गरीब किसान को पैसा बेईमानी से खा रहे हैं सब, वे जूता से ही मानते। लेकिन माँ आज रुकने वाली नहीं थी। उनको जो है कछु ना बिगड़ो, बर्बाद तो हम हो गए हैं। मोड़ा के पास फीस भरवे को पैसा ना है, जा मोड़ी को ब्याह करोगे कि नहीं, टेम्पो के को 40,000 उधार सिर पर धरो है। मैंने तो पहले ही कही थी, टेम्पो के चक्कर में ना पड़, अपना अपने बस के ना है जे काम, पर मेरी ईमानदारी की लड़ाई में टांग अड़ाने का शौक है तुम लोगों को। पिता को जो अपने आप को सही सिद्ध करने का मौका मिल गया था। इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मनोज को जो है उसके पिता का संघर्ष प्रभावित कर रहा था। वापसी में ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर मनोज सोचता रहा, आपका रास्ता जो एकदम सही है पापा, आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको दबाना ज्वालामुखी को दबाना है। विवेकानंद केंद्र में सिखाई गई ईमानदारी और देशभक्ति की शिक्षा के सांचे में उसे अपने पिता एकदम जो है फिट बैठे हुए दिखाई देने लगे थे। मनोज बीए फाइनल के लिए वापस ग्वालियर आ गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा कैसे निकाली जाती है, यह रणनीति ही अभी उसने जो है नहीं सीखी थी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तो फिर बहुत दूर की बात थी। उसके पास कोई ऐसा सीनियर भी नहीं था जिसने पीएससी की जो है परीक्षा पास की हो। उसे अभी तक पूरे ग्वालियर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला था जो पीएससी की गंभीर तैयारी कर रहा हो। इस कारण वह पीएससी के लिए जो है अभी तक दिशाहीन पढ़ाई ही कर रहा था। एक दिन कॉलेज में मनीष ने मनोज से कहा कि उसके एक परिचित सीनियर हैं जिनका इस साल की पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो गया है और वह मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मनोज ऐसे सीनियर से मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। दीप सोनी नाम के वह सीनियर हरिशंकरपुरम के पास पीली कोठी में रहते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग को पीली कोठी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह पीले रंग से पुती हुई थी। पीली कोठी में 10-12 कमरे थे जिनमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के रहकर पढ़ाई करते थे। उनमें से कुछ लड़के तो ग्वालियर में अपना घर होते हुए भी बिना व्यवधान के पढ़ाई करने के लिए कमरा किराए से लेकर जो है रहते थे। पीली कोठी में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। हर साल यहाँ 4-5 लड़के जो है पीएससी की मुख्य परीक्षा जो है देते थे। पीली कोठी में पढ़ाई करने वाले लड़के आपस में सामूहिक चर्चा करके पढ़ाई करते थे, जिस कारण विद्यार्थियों को पीएससी की पढ़ाई में बहुत लाभ होता था। दोनों दीप के कमरे पर पहुंच गए। सुबह के 10 बजे थे। दरवाजा अंदर से बंद था। मनीष ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर चिपकी एक स्लिप पर पड़ी जिस पर दीप का टाइम टेबल लिखा था। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जो है पढ़ना, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ना, सुबह 4 से 10 बजे तक सोना। मनीष ने जोर से इबारत पढ़ी। टाइम टेबल के अनुसार यह समय दीप के सोकर उठने का था। ठीक 10 बजे दरवाजा खुला। दीप ने दोनों को अंदर बुला लिया। अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। पूरे पलंग पर किताबें फैली हुई थी, कुछ खुली और कुछ बंद थी। पूरे कमरे में भारत और विश्व और मध्य प्रदेश के जो है नक्शे लगे हुए थे। कमरे में कुछ नोट्स भी चिपके हुए थे जिसमें संविधान के मूल अधिकार, इतिहास के राजाओं के शासनकाल, विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी की जानकारी लिखी हुई थी। किताबों की इम्पोर्टेंट पंक्तियां पीले, ऑरेंज और नीले रंगों से अंडरलाइन की हुई थी। किताबें रंगीन इंद्रधनुष सी चमक रही थी। दोनों लोग किताबें, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल सरकाकर जो है पलंग के किनारों पर जो है बैठ गए। दीप के कमरे का माहौल और उनकी मेहनत देखकर जो मनोज आश्चर्यचकित रह गया। इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले कभी किसी को करते हुए नहीं देखी थी। अब तक की पढ़ाई दीप की फैली हुई किताबों के सामने मनोज को बौनी लग रही थी। मनोज ने पूछा, आपके पीएससी में क्या विषय है? केमिस्ट्री और हिस्ट्री, दीप ने जवाब दिया।
मनोज का भी एक विषय हिस्ट्री था। मनोज द्वारा जो है दीप से प्रीलिम परीक्षा के लिए जो है इतिहास की किताबों के नाम पूछने पर उन्होंने 8 से 10 किताबों के नाम जो है लिख दिए। मनोज के पूछने पर पढ़ाई करने की रणनीति के बारे में दीप ने बताया, यदि सिलेक्ट होना है तो रोज 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोना खाना पीना सब भूलना पड़ेगा। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, फिल्में, तमाशे, शादी विवाह, रिश्तेदारी, सबसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा घर पास में ही है, पर मैं घर पर न रहकर यहाँ किराए से कमरा लेकर पढ़ रहा हूँ। दीप ने पीएससी के लिए जो तपस्या करने का जो है भयावह चित्र खींच दिया। पीएससी की पढ़ाई करने का यह तरीका जो है मनोज पीएससी की तैयारी के रहस्य को जानना चाहता था। बस पढ़ते रहो, बिना थके, बिना रुके, लगातार। असफलता के बावजूद धैर्य के साथ। ये किताबें मैंने कम से कम 20 बार पढ़ ली हैं। दीप ने पलंग पर खुली हुई रंग बिरंगी हाईलाइट की हुई किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा। मनोज इस चित्रण से घबरा गया। उसने पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं? दीप ने उसकी शक्ल देखी और हंसते हुए कहा, मेहनत करोगे तो 1 साल में। मनोज दीप की पढ़ाई देखकर जो अभिभूत हो रहा था, पर उसके मन की शंकाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, आपके 12th मैथ से किया था क्या? आपने 12th मैथ से किया था क्या? कितने परसेंटेज आए थे आपके? 12th में एक बार फेल हो चुके मनोज के मन में कहीं कोई संदेह अचानक पैदा हुआ। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। केमिस्ट्री में मुझे पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। दीप के जवाब से मनोज भयभीत हो गया। दीप की योग्यता देखकर मनोज अपनी तुलना उनसे करने लगा। इस तुलना से उसके चेहरे पर निराशा छा गई। दीप के सामने वह कुछ भी नहीं था। 10:30 बजे दीप ने अपनी इतिहास की किताब उठा ली और पढ़ने लगे। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मनोज समय की इस पाबंदी से हतप्रभ रह गया। दोनों खड़े हुए और दीप को नमस्ते करके बाहर निकल गए। दीप ने अपनी किताब में नजर गड़ाए दोनों को बस अपनी गर्दन हिलाकर विदा कर दिया। दीप का ब्राइट करियर सुनकर जो है निराश हुए मनोज ने फिर से अपने आप को जो उत्साहित करके मनोज करते हुए मनीष से कहा, कितनी खतरनाक पढ़ाई करते हैं ना दीप भाई साहब, बिल्कुल भूतों की तरह। ऐसी पढ़ाई करने से 1 साल में जरूर पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही मेहनत करना चाहता हूँ। मनोज ने अपने कमजोर करियर को जो है मेहनत के बल पर भुलाने की कोशिश की। मैं तो अब पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करूंगा। मनीष भी जो है दीप की पढ़ाई और पीली कोठी के माहौल से प्रेरित हो गया। बीए पूरा होते ही पीली कोठी में मैं कमरा ले लूंगा और गंभीर तैयारी शुरू कर दूंगा। पीली कोठी में पढ़ाई के जबरदस्त माहौल से प्रभावित होकर मनोज ने नई प्लानिंग बना ली। वापस लौटते समय वह पीली कोठी में कमरा लेकर जो है पढ़ाई के सपने तो देख रहा था, लेकिन 12th फेल का जो है हीनता बोध उसका जो है पीछा नहीं छोड़ पा रहा था। दीप सर तो शुरू से ही ब्रिलियंट रहे हैं। क्या मैं उन जैसी पढ़ाई कर पाऊंगा? क्या मेरा कमजोर बेस मेरी तैयारी के आड़े नहीं आएगा? क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है? मैं यदि इंटेलिजेंट होता तो क्यों 12th में फेल होता? इसकी इसी संशय में जो है उलझा मनोज अपने कमरे पर पहुंच गया। मनोज ने 55% से बीए पास कर लिया। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा की तरह पासिंग मार्क्स आए। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे पीएससी के मैदान में कूदना है। मैं पीली कोठी में रहकर जो है कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। तैयारी पूरी न होने के बावजूद उसने बीए पास होते ही अनुभव लेने के लिए पीएससी का फॉर्म भर दिया। विलियम्स परीक्षा का केंद्र जो है नई सड़क पर माधव कॉलेज में था। इतिहास का पहला पेपर होने के बाद सामान्य अध्ययन के अगले पेपर में 2 घंटे के गैप के कारण जो वह चबूतरे पर बैठा किताब पढ़ रहा था, तभी एक लड़के ने मनोज के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मैं विक्रमादित्य पांडे। अब मुझे सिर्फ पांडे ही कहें तो आपको सुविधा रहेगी। मनोज ने भी मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। पांडे ने पूछा, पेपर कैसा रहा? फिर मनोज का कोई जवाब सुनने खुद ही बोलने लगा, वैसे तो परीक्षा हॉल के बाहर निकलते ही सभी के 100 में से जो है 90 प्रश्न सही होते हैं, पर जैसे जैसे उन प्रश्नों को किताबों से चेक करते हैं, सही उत्तर जो है कम होने लगते हैं। फिर पांडे ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़के का पेपर जो है चेक कर रहा था। पेपर चेक करते समय वो लड़का बेदर्दी से सामने वाले के उत्तरों पर जो है क्रॉस लगा रहा था और कहता जा रहा था, तुम्हें यह भी नहीं आता? इतना सरल प्रश्न गलत कैसे कर दिया तुमने? यह तो मुझसे सोते समय भी पूछ लो। इसका ए उत्तर नहीं बल्कि सी है। मुश्किल है भाई साहब, इस बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होना। जाओ, कभी तुम्हें यदि गाइडेंस चाहिए तो मेरे कमरे में आ जाना।
पांडे ने उस लड़के को जो आवाज लगाई, गुप्ता इत्ते आओ, कैसा गो पेपर। गुप्ता बुंदेलखंड का था, इसलिए पांडे ने उससे बुंदेलखंडी में बात की। गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका यह आत्मविश्वास पिछले साल प्रीलिम्स पास करने के कारण अधिक था। बहुत बढ़िया गो धांसू, जो समझो के फाड़ दो। गुप्ता ने मनोज से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं मोहन गुप्ता, पिछली बार मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी, वो तो कुछ नंबरों से मेंस रह गई थी, नहीं तो आज मैं कहीं डिप्टी कलेक्टर होता। गुप्ता का बड़बोलापन पांडे को अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, पुरानी कहानी छोड़ो गुप्ता, आज के पेपर के बारे में बताओ। 100 में से 90 नहीं सही हैं, 10 डाउट में हैं, गुप्ता ने जोश में कहा। पांडे ने गुप्ता के हाथ से उसका पेपर लेकर उसे जांचते हुए कहना शुरू किया, गुप्ता की गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने नहीं की थी, श्रीगुप्त ने की थी। ये गलत हो गया, तुम सही मान रहे थे, लो एक और गलत हो गया। सल्तनत काल में लोह और रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। वहीं बैठे बैठे पांडे ने गुप्ता के 15 प्रश्न जो है गलत कर दिए, लेकिन अपने प्रश्न गलत देखकर भी गुप्ता उन्हें गलत नहीं मान रहा था। उसने पांडे से पेपर छीना और बोला, कमरे पे जाके चेक करेंगे, हमारी बात क्यों माने, ये सब गलत नहीं है, फिर भी इन्हें हम डाउट में डाल देते हैं। गुप्ता चला गया। पांडे ने गुप्ता के व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन करते हुए मनोज से कहा, थोता चना बाजेगा ना। मनोज को पांडे की बातों में अब रस आने लगा। उसने जो है पांडे को अपने कमरे का एड्रेस दे दिया। उसे उम्मीद थी कि पांडे पढ़ाई में साथ देने वाला बढ़िया स्टूडेंट हो सकता है। पांडे के घर से मनोज का कमरा ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पांडे हर दूसरे तीसरे दिन जो उसके कमरे पर जाने लगा। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। मनोज के पिता अभी भी सस्पेंड थे, उस पर उन्होंने जो है कंगाली में आटा गिला कर दिया था। सस्पेंशन के बाद जो है उन्हें डिंडोरी से जो है झाबुआ अटैच कर दिया गया था, पर पिता ने जो है इस अटैचमेंट को जो है अपने सम्मान के विरुद्ध माना और वह झाबुआ नहीं गए। अब उन्हें आधी तनख्वाह मिलना भी जो है बंद हो गई। आर्थिक समस्या जो है विकराल हो गई। मनोज को अब महीने के 1000 रुपये मिलने भी बंद हो गए। पीएससी की पढ़ाई के शुरुआती दौर में जो है ही उसका सामना भीषण आर्थिक संकट से हो गया। आगे की पीएससी की तैयारी के लिए मनोज पीलीकोटी में शिफ्ट होने के ख्वाब देख रहा था, पर बिना पैसों के उसे जो है ग्वालियर में ही रहना असंभव लग रहा था। पीलीकोटी में रहने के लिए जो है कम से कम महीने में 1000 रुपये जरूरी थे, पर मनोज को घर से रुपये की अब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस आर्थिक संकट को कोसने और दुखी होने की जगह जो है मनोज ने उससे जूझने का जो है संकल्प लिया। उसने यह तय किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो है इतने पैसे कमाएगा कि पीलीकोटी में कमरा लेकर जो है पढ़ाई कर सके। एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया। पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से जो चिंतित मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई। कहानी सुनाते समय जो है वो अपने पिता की को जो एक हीरो के तौर पर जो है प्रस्तुत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि पांडे उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेंगे और ऐसे महान पिता के पुत्र के नाते जो उसका सम्मान पांडे की नज़र में भी बढ़ जाएगा। पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर कहा, आपके पिता अपने अहंकार में आपका जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सबकी चिंता है। वे दोस्तों को जो है घटिया और खुद को जो है श्रेष्ठ मानने वाले जो है भ्रमित व्यक्ति हैं। मेरा विचार है कि आपको उनसे जो है मदद की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद के विपरीत जो है पांडे द्वारा किया गया पिता का चित्रण जो है मनोज को पसंद नहीं आया। उसने पांडे से कहा, पांडे तुम अभी नहीं जानते कि ईमानदारी के रास्ते में कितने संकट आते हैं। मेरे पिता खरा सोना है, एकदम ईमानदार। उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई, पर उसने मनोज से कुछ कहा नहीं। अगले दिन मनोज के पास की रतन कॉलोनी में जो एक एक घर खटकाकर जो है घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा। 3-4 महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उनके घर में बच्चे नहीं है। एक महिला ने कहा कि उसका बच्चा क्लास 10th में है, उसे केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की जरूरत है। गणित और फिजिक्स मनोज के बस की बात नहीं थी। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे जो है 7th क्लास में है, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, वह पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता था। कई दिनों तक जो है घर घर जाकर जो है ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे जो है एक भी ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर जो है गुस्सा आने लगा। उसने अपनी क्षमताओं पर भी संदेह होने लगा। उसने जो अपनी डायरी में लिखा, मैं खुद को कितना होशियार मानता था, पर आज समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूँ। मुझे कोई हक नहीं कि मैं इतने बड़े सपने को देख सकूं। मैं व्यर्थ ही दीप सर के बराबर अपने आप को जो है मान रहा था। जब मैं 100 रुपये का जो है ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता तो पीएससी में क्या खाक सफल होऊंगा। मनोज मानसिक और जो है शारीरिक थकान महसूस करने लगा था। उसे बुखार आ गया था और शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर जो है निराश बैठा सूनी आंखों से जो आसमान ताक रहा था।
उसकी डायरी जो है पास ही रखी थी। तभी पांडे आ गया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट से के साथ जो है पांडे का जो है स्वागत किया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पांडे ने अपनी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा। डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद जो है उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ा था तब उसे लगा कि पांडे उसके कष्ट को जो समझ रहा है, पर जब पांडे उसे खिचड़ी बनाकर जो है खाने की सलाह देकर चला गया तो वह समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती। इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद से जो है उसके संपर्क में नहीं थे। वो ग्वालियर में अब एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज को बुखार पड़ गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन जो है वो बुखार में तपता रहा। अगले दिन दोपहर तक भी जो है जब बुखार नहीं उतरा तो वह पास के डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर गया। डॉक्टर के सामने बैठकर उसने सबसे पहले कहा, सर मेरे पास आपकी फीस देने को जो है पैसा नहीं है। उसे लगा कि उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर जो उसे बिना पैसे की जो है दवा दे देगा। पर डॉक्टर जो है सावित्री भोजनालय के युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था। डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक से जो है भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक जो है हिल गया। वह सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जो है जैसे पवित्र व्यवसाय करके भी इतना कठोर हो सकता है। उसके पास जो है अब अपने गांव जाने के अलावा जो कोई विकल्प जो है नहीं बचा था। इसलिए वह घोसीपुरा जो है नेहरू गेज रेलवे स्टेशन पहुंचा और बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया। फिर उसे याद नहीं रहा कि वह किस बेहोशी की अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठा रहा और कैसे अपने गांव पहुंच गया। गांव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत जो है ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा तू अब ग्वालियर चलो जा, पढ़ाई पे ध्यान देवे, पैसा तो ना है पंडित कालीचरण के पास भी देने हैं। तेव बाप बहाल हो जाए तो कछु काम बने। जब 500 रुपया मुंह पे धरे हैं तू रख ले। माँ की जीवटता और बेबसी पर जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले जो है राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज कुछ भी हो जाए तो अपनी पढ़ाई ना छोड़ियो, हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे। ये कठिनाई ही कुछ ही तुझे जो है आगे बढ़ाएगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक जो है प्यार फूट पड़ा। उसने जो है महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित हो जाता है, जबकि पांडे जो है उसकी समस्याओं से जो है उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर जो है उसने राकेश को जो है गले लगा लिया। इस बार मनोज और संकल्प लेकर ग्वालियर आया कि चाहे कुछ हो जाए वह जरूर कोई नौकरी ढूंढेगा और पीली कोठी में कमरा लेकर जो है बहुत पढ़ाई करेगा, जिससे अगले 1 साल की तैयारी के बाद ही पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने जो आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। मनोज जिस चिंता में डूबा हुआ था उसे पांडे ने जो एक झटके में जो है खत्म कर दिया। ऐसी जो है उम्मीद मनोज ने कभी नहीं की थी, लेकिन पांडे ने उसकी उम्मीद से जो है उल्टा काम किया था। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जो है जीवाजीगंज में पीजी वही कॉलेज की गली की ओर जो है चल दिए। एक मकान के सामने दोनों ने दीवार से अपनी साइकिल जो है टिका दी। दरवाजे पर जो है लगी नेम प्लेट पर लिखा था, रजनीश त्यागी। मनोज को याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के जो त्यागी जी हैं। त्यागी जी से केंद्र में बहुत प्रभावित हुआ था। त्यागी जी सफेद धोती कुर्ता पहने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। जोरदार ठहाके लगाते हुए उन्होंने कहा, आहा, आइए आइए। मनोज को देखकर त्यागी जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि उसे त्यागी जी ने पहचान लिया। त्यागी जी ने पांडे से कहा, यह तो बड़ा तेजस्वी युवक है, केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का जो है पुरस्कार मिला था। त्यागी जी के मुंह से जो अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर जो है मुस्कान तैर गई। पर पांडे ने जो त्यागी जी से कहा, इन्हें इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए जो है नौकरी चाहिए। इनके पिता इनसे भी ज्यादा तेजस्वी हैं। वे दुनिया को जो है बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसलिए परिवार का ध्यान नहीं दे पाते हैं। तेजस्वियों के परिवार से आते हैं मनोज जी। त्यागी जी पांडे का व्यंग सुनकर जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे। हा हा हा। मनोज ने महसूस किया कि त्यागी जी के पास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण रहता है। दुख और तनाव तो जैसे त्यागी जी के सामने ठहर ही नहीं पाते।
केवल हंसी ठाकू का माहौल रहता है। नौकरी क्या है? साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना है। दौलतगंज में है। सुबह शाम 2-2 घंटे 300 रुपये मिलेंगे। मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में ही रह सकते हैं, त्यागी जी ने कहा। मनोज को त्यागी जी का प्रस्ताव सुनकर लगा कि उसकी उम्मीदों से फिर में जान आ गई है। यद्यपि वह 300 रुपये में पीली कोठी में रहकर जो पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसे जो अपने पैर ग्वालियर में जमाने का मौका मिल गया। लाइब्रेरी में रहने और नौकरी करने के लिए जो है उसे पीएससी की पढ़ाई छोड़कर जो है गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। डूबते को जो है तिनके का सहारा मिल गया। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट जो है कैसा रहा? त्यागी जी के प्रश्न से जो है मनोज अचानक जो है अपने विचारों से बाहर आया। उसे त्यागी जी के सामने अपने आप को जो है योग्य सिद्ध करने का जो है मौका मिल गया था। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए त्यागी जी से कहा, अच्छा सर, अच्छा रहा सर, 62% आए। वह भूल गया कि उसने जो है पांडे को 55 बताए थे। पांडे ने सुना तो उसने मनोज से पूछा, मनोज जी, जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे 55% बताए थे, क्या मैं सही हूँ? मनोज ने तो त्यागी जी को प्रभावित करने के लिए जो है सेकेंड डिवीजन को जो है फर्स्ट डिवीजन में बदला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को जो है त्यागी जी के सामने उजागर कर देगा, लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर जो है माहौल बिगाड़ रहा था। बैट का टुकड़ा उसके गले में जो है अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे को जो है क्या जवाब दें, लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत जो है विषय बदला। स्वामी विवेकानंद पर जो है अपना भाषण, आपका भाषण जो है मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन पांडे ने मनोज की सच्चाई को त्यागी जी के सामने जो है प्रकट करने का पूरा मन बना लिया था। उसने सीधे सीधे मनोज से पूछ ही लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, ये बताइए कि बीए में आपके कितने परसेंट थे? मनोज ने पूर्व में ही इस तरह की जो है सफल झूठ से लोगों की नजरों में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज उसका दाव जो उल्टा पड़ गया था। अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण वह अपनी नजरें जो है चुरा रहा था। उस इस उलझ चुके धागे का सिरा त्यागी जी ने पकड़ा। वे समझ गए कि मनोज ने उनकी नजर में योग्य बनने के प्रयत्न में जो है झूठ झूठ बोला है। त्यागी जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा। वो इसे जो है गांव के कमजोर माहौल से शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़के का जो है सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे। त्यागी जी ने अपने अनुभव से मनोज को जो है अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। मेरी तो एमए इंग्लिश में 3rd डिवीजन थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैं भी नहीं कहता कि 3rd डिवीजन से मैं पास हुआ था। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे पीएचडी मानकर डॉक्टर डॉक्टर करते रहते हैं। मैंने पीएचडी तो क्या एमफिल तक नहीं की है, पर लोग मानते हैं तो मानते रहे, मैं भी मना नहीं करता। हा हा हा। मनोज का तनाव त्यागी जी की समझ और विनोदी प्रवृत्ति से ने जो हल्का कर दिया। दोनों अपने घर को जो है चल दिए। रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया। पांडे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह बहुत जरूरी था। जीवन में अब कभी भी परसेंट से तुम्हारी जो है परसेंटेज से तुम्हारे जो है व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का जो है आकलन नहीं होगा। इसलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ जो है उनका सामना करो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में जो है चले गए। मनोज के पास जो है सामान के नाम पर जो एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वह एक तांगे में अपना सामान रखकर जो है दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके भूतल पर जो है टिम्बर की दुकानें थी और प्रथम तल पर जो है साहित्य सभा का जो है बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों से जो अपना सामान लिए वो सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों के पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, और काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए जो है 2 तख्त का छोटा सा मंच के पास में जो है लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की जो है तस्वीरें लगी हुई थी। मनोज ने रात को सोने के लिए जो है मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया था। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे, बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता था। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए जो है लाइब्रेरी की किताबें करती थी। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उनमें अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तेंजिंग नोरके जैसे कई जुझारू लोगों की जीवनियां पढ़ डाली। अब्राहम लिंकन के गरीबी के दिनों के संघर्ष ने जो उसे बहुत प्रभावित किया, यहाँ तक कि उसने लिंकन को अपना हीरो मानते हुए उन जैसा दिखने के उद्देश्य से अपनी पतली दाढ़ी न कटवाने का फैसला ले लिया। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके
रहने, खाने, पढ़ने का इंतजाम हो गया था। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती थी, जिसमें शहर के कवि, साहित्यकार इकट्ठा होते थे। सामाजिक साहित्य विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी होता था। मनोज को इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। फर्श बिछाने, माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती थी कि वो भी मंच से जो भाषण दे या अपनी लिखी कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता था। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अकेले अभ्यास करता। अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाए थे। खाली हॉल में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता था, पर वह कल्पना करता था कि उसके सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वो अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता था। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की बस सुबह की थी। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? मनोज ने तेल मनोज ने कहा, जी नहीं मिलेगा। कवि निराश हुए, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूंगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। उसने फिर संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है? पर कवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदलकर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम, चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूं एक बार। शीशा भी नहीं है, मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया। कवि को मनोज को देखकर आश्चर्य हुआ था। उसने मनोज के उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ, तेल कंघे की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज में झलक आया था। अपनी बात पूरी करके उसने कवि का थैला उठा लिया और उन्हें टेम्पो में बिठाने के लिए जाने लगा। कवि ने टेम्पो में बैठते हुए मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल होगे बेटा। वापस जाते कवि की आंखें गीली थी। उसमें कोई सरल कविता झिलमिला रही थी। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए थे, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने तक उसके पास नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा था कि उसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है। उसे अकेला ही रहना है। यह बिल्डिंग उसे भूतनुमा अकेलेपन का एहसास कराती थी। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिजीविसा को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह पावेल की माँ में अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही, हर मुसीबत में माँ ही तो है जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत देती है। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके माता पिता उससे मिलने लाइब्रेरी में आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह हॉल में लगी हुई साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें देखने लगे। ज्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए पिता को विषय मिल गया। इसके पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन से बहाली पर प्रश्न पूछे, उन्होंने उससे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? मुक्ति बोध, मनोज ने उत्तर दिया। मतलब? पिता से पूछा। पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इनका नाम मुक्ति बोध है, कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोई तो वो मुझसे ठीक ना लगतो। मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी बूढ़ी डुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो बूढ़ा कैसे रह रहो है, कैसा कमजोर हो गए हो, अब तो नौकरी ठीक से कर लो, कर्जा सिर पे चढ़ो है। पिता को इस साहित्यिक चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु ना जानती अनपढ़, देख कितनी किताबें रखी हैं, पढ़ने की कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन
बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मोई हाईकोर्ट तक ही उम्मीद है, मई बहाली हाईकोर्ट ही करोगे। मैंने फैसला ले लियो कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करेंगे। पिता ने शासकीय खेमे में नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दे दी थी। वह पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा, अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी ही बहाल कर देगा और मेरी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने नहीं लगा देंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हॉल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीरें देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तनकर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी और स्वार्थी हो गई है। सबको अपनी फिक्र है, देश की फिक्र किसी को भी ना है। पिता की बात सुनकर कुछ कहता उसके पहले ही माँ बोल पड़ी, शर्म ना आवते तुम्हें? फालतू बात कर रहे हो, घर सुधार न सकत देश की चिंता कर रहे हो। मोड़ा ने 3-4 साल से नई बुस्कट ना खरीदी, खाबे पीबे को कछु ठिकानो ना है। अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होने में देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू जीभ ना चलावे, नए कपड़ा से कछु ना होवत। ईमानदार आदमी पुराने कपड़ा पहन के भी अलग से चमकतो है, और खा पी तो जानवर भी रहे हैं, आदमी तो वो है जो भले ही भूखो रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू का जाने देश की समस्या, तुझे समझानो तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोई ना पतो देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात ना पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कोई बात रह गई है। पिता ने पूछा, मोई का ना पतो? मोई तो सब पतो है, यही कि तुम पागल है गए हो। माँ ने पिता से कहा। अब पिता का वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर हो रही है, चल, नहीं तो बस निकल जाएगी। मनोज माता पिता को टेम्पो में बिठाने चला गया। माता पिता ने कहा, मोड़ा को कछु पैसा दे दो कि तुम्हारे भाषण से पेट भर ले वो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मुंह पे ना धरे पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहाँ से टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 रुपये दिए और कहा, बेटा ठीक है, ठीक से रहियो। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। लाइब्रेरी में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या उसके पापा सच में पागल हो गए हैं। क्या माँ सही कहती है, पिता हमेशा देश, ईमानदारी, गरीबों की बातें करते रहते हैं, घर की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता जोर जोर से पढ़ने लगे। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत कम, मर गया देश, जीवित रह गई तुम। इतना पढ़कर उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का कठोर भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घर बार की फिक्र ना करके देश की फिक्र करते हैं, वो पागल ही तो कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरा पिता पागल है। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखने लगा। माँ के जाने के बाद उसे अपना गांव याद आने लगा। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ साल से वह अपने भीतर के मस्त मौला और गांव के रंग में रंगे अल्हड़ मनुष्य से मिला ही नहीं। शादियों का सीजन चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आयो ओ राम जी। बाराती इस गाने में झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा बार बार बारात को एक ही जगह रोक कर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज
सोचने लगा कि निराशा का कोई कारण ही नहीं, चारों तरफ जो आनंद के क्षण बिखरे पड़े हैं, बस हमें उन्हें समेट लेना है। हालात तो जो है परेशान करने के लिए ही होते हैं, पर मुझे उल्लास और आनंद की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लाइब्रेरी का जो है गेट बंद किया और चप्पल पहनकर जो है लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी गाना चल रहा था, पर शायद बूढ़ों को जो है लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो बारात को जल्दी जल्दी जो है आगे बढ़ाने लगे। मनोज जब वहां पहुंचा तो बारात आगे बढ़ने लगी थी। उसने जो है बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को जो है आदेश सा दिया। ये काली काली आंखें, बैंड वाला जो है शायद अपने गायन की कला का अभी तक जो है मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मनोज को जो आदेश पाकर वह तुरंत बाजीगर फिल्म का ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल गाना गाने लगा। बूढ़ों की कुड़कुड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों में उसने नया जोश भर दिया। असहाय बूढ़े मिसमिसा कर रह गए। मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर जो है डांस कर रहा था। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। किसी बाराती को पता नहीं चला कि यह जोशीला जो है डांसर बिना बुलाए मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से जो है तरबतर हो गया था और बात आगे बढ़ेगी। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हाल की पुताई करनी है, इसलिए पुरानी रद्दी निकाल कर जो कबाड़ी वाले को बेच देना। मनोज ने रद्दी निकाल कर 5,000 रुपये में बेच दी। हुकुमचंद जी ने जो हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया। हुकुमचंद ने उसे भेजती हुई नजर से देखा और कहा, पिछले साल 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस साल जो है केवल 5,000 की ही कैसे बिकी? हुकुमचंद जो है इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर जो है संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नज़र में 300 रुपये कमाने वाले के लिए 2,000 की हेराफेरी करना बहुत लाभ का सौदा है। मनोज ने कहा, सर इतने की ही रद्दी निकली थी, मैंने 7 कबाड़ियों से जो संपर्क किया था, जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए उसी को मैंने ये रद्दी बेची। लेकिन हुकुमचंद्र का जो है अविश्वास बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद्र ने जब अपने अविश्वास को जो स्पष्ट प्रकट कर मनोज को पर जो गहरी चोट की, उन्होंने कहा, मनोज तुम तो युवक हो, त्यागी जी तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिससे हुकुमचंद जी ने छिन्न भिन्न करके जो उसे बेईमान कर दिया था। यह निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से जो भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई कड़वा जवाब हुकुमचंद जी को जो दे दे, पर कुछ वह कह नहीं सका। वह बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से जो नीचे चला गया। मनोज ने तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कदर नहीं, वह वहां काम कैसे कर सकता है। पर अगले ही पल जो है उसके मन में विचार आया कि वह जाएगा वहां कहाँ, रहेगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके मन में यही उहापोह बनी रही। शाम को वह लाइब्रेरी में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ, उसके सामने इतिहास की जो है आधुनिक भारत किताब खुली हुई रखी थी, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन को जो है हुकुमचंद जी ने के आरोप ने जो है परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी की छत पर जो है लगा पंखा जो है चलते चलते अचानक जो कुछ अधिक तेजी से जो है हिलने लगा। उसे लगा कि दीवार भी जो है हिल रही। फिर उसे नीचे सड़क में आवाजें सुनाई दी, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थरथरा गई। थरथराना जो है उनका जो है थम गया। मनोज भागकर नीचे चला गया। मार्केट के कई दुकानदार भी घबरा कर सड़क पर आ गए। सभी लोग भूकंप के डर से जो है सहम गए। जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने आशंका प्रकट कर दी कि रात को भूकंप आ सकता है। मनोज को बिल्डिंग में न जाने से जो है डर लग रहा था। वो शाम से जो है रात 12 बजे तक सड़क पर जो अकेला भटकता रहा। फिर वह सड़क के किनारे बनी एक फर्नीचर की दुकान के बाहर जो है बैठा बैठा सोचने लगा, आज यह बिल्डिंग गिर जाती तो मैं उसमें दबकर जो है मर जाता तो किसी को क्या फर्क पड़ता। इस शहर में कौन मुझे ढूंढता, कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए। क्या पाया मैंने? ईमानदारी से काम करने के बावजूद जो है बेईमानी का जो है आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। क्या मैं बेईमानी का आरोप लिए हुए ही मर जाता? किस पीएससी के पीछे मैं पड़ा हूँ, जिसका जो है दूर दूर तक जो है कोई अता पता नहीं है। डरा, उदास, हतोत्साहित मनोज जो है सुनसान सड़क पर जो है बैठा रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द जो है बांट सके। उसकी निराशा, बेईमानी का झूठा आरोप,
भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता, अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सूनी हो गई थी। वह भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया। मंदिर के गेट बंद हो गए थे। वह गेट के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। काफी देर तक वह भगवान राम की मूर्ति को एकटक देखता रहा, जैसे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह भगवान राम से पूछने आया था कि बताओ अब मुझे क्या करना है, कोई तो दिशा दिखाओ। उसे लग रहा था कि राम उसे देखकर शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं। आश्वस्त कर रही मनोज को उनकी मुस्कुराहट। लगभग आधा घंटा वह सीढ़ियों पर मूर्ति को लगातार देखता रहा, खोया रहा वह उन आंखों में। अचानक वह सोचने लगा, मैं भी तो राम की तरह एक अंतहीन यात्रा पर निकला हूँ, जिसके पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे सहने ही होंगे। प्रतिभाएं अकारण आगे नहीं बढ़ती, वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने धैर्य से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से। पता नहीं कौन सी शक्ति उसने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर बोलने लगा, मैं किसी भी झूठे आरोप को नहीं सहूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इतना कहकर वह लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास रखी लेक्चर डेस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हॉल में माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज तेज थी, उसमें घबराहट और कंपन थी। वह कविता के एक एक शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा। हे अमानिसा, उगलता गगन घन अंधकार खो रहा, दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जयों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करनी शुरू की। राम पराजित अवस्था में पहुंच गए हैं, निराशा और अंधकार है सब तरफ, पर एक उम्मीद की लौ उनके मन में इस निराशा और पराजित माहौल में भी जल रही है। उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू किया। एक मसाल मेरे भीतर भी उम्मीद के रूप में जल रही है, इसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगा, मैं जरूर जीतूंगा। अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचकर मनोज की निराशा भरपूर उत्साह में तब्दील हो गई। बहुत देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हॉल देखता रहा। उसने माइक बंद किया, अपने टेबल पर पहुंचकर टेबल लैंप जलाया, B.L. ग्रोवर की आधुनिक भारत किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक प्लासी, बक्सर और आंग्ल मराठा संबंध पढ़ता रहा। रात में कोई भूकंप नहीं आया। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का निर्णय सुनाने त्यागी जी के घर चला गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए सीधे अपनी बात कही, मैं लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता, जहां मेरी ईमानदारी की कदर न हो वहां मैं काम नहीं करूंगा। त्यागी जी ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, चाय तो तुम पीते नहीं, लो गजक खाओ। इतना कहकर उन्होंने टेबल पर रखी गजक मनोज के सामने रख दी। त्यागी जी ने मनोज से आगे कहा, हुकुमचंद्र जी व्यवसायी आदमी हैं। मनोज जीवन भर उन्होंने 100 रुपये की साड़ियां बेचकर मुनाफा कमाया है। उन्हें साड़ियों की परख तो है, पर आदमी की परख बिल्कुल नहीं है। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, निश्चिंत होकर नौकरी करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। त्यागी जी के भरोसे से मनोज को बल मिला। इस बल से उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। आप अपने इस बड़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा, हुकुमचंद्र जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा, मैं अब लाइब्रेरी में तो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। इतने में पांडे और त्यागी जी के स्कूल की पूर्व छात्रा अंशु गुर्जर आ गई। अंशु पीएससी की गंभीर स्टूडेंट थी और इस साल वह मुख्य परीक्षा दे रही थी। त्यागी जी ने मनोज की पूरी कहानी दोनों को कह सुनाई। पांडे कुछ बोलता उसके पहले अंशु ने कहा, मनोज तुम बताओ कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं। मनोज ने एकदम से कहा, मैं पीएससी में सिलेक्ट होना चाहता हूँ। अंशु ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी, फिर तुम्हें लाइब्रेरी में ही रहना चाहिए। अभी तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है तुम्हें कहीं दूसरी जगह रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे रही है।
मनोज अंशु की बात सुनकर भी अपनी बात पर जो अड़ा रहा। दीदी, मैं वहाँ काम नहीं कर सकता जहाँ मेरी ईमानदारी पर जो संदेह किया जा रहा है। फिर क्या करोगे? बिना नौकरी के पढ़ाई कैसे करोगे? कुछ दिनों के बाद ही MPSC की प्रीलिम्स परीक्षा देने होने वाली है। पांडे ने गजक खाते हुए मनोज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूंगा, पर अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। मनोज ने बिना एक सेकंड गवाए तत्काल उत्तर दे दिया। उसकी इस जिद का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर वहां बैठे सभी लोगों को उसकी बात एक नवयुवक का जोश और आदर्शवाद ही अधिक लग रही थी। पर वहां बैठे सभी लोगों को उसकी बात एक नवयुवक का जोश और आदर्शवाद ही लग रही थी। पांडे को मनोज का संकल्प व्यवहारिकता से दूर लग रहा था। उसने मनोज के इस अति आदर्शवाद की व्याख्या की और त्यागी जी को देखते हुए बोला, मनोज जी अपने पिता से प्रभावित हैं। इनके पिता भी अपने सिद्धांतों से बिल्कुल समझौता नहीं करते। समझौता न करना इनकी पारिवारिक विशेषता है। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि ईमानदारी पर उसके संकल्प को सुनकर शहर का यह बुद्धिजीवी समूह उससे प्रभावित होगा। और पांडे की ऐसी ठंडी और व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया देखकर वह निराश हो गया। त्यागी जी ने पास ही रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी। किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, अच्छा बताओ मनोज, तुम्हें भगत सिंह के इस चित्र में क्या विशेषता नजर आ रही है? मनोज कुछ देर तक भगत सिंह के चित्र को देखता रहा, पर कुछ बोल नहीं पाया। मनोज, मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी सी लग रही है, नजर आती है उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़प दिख रही है। त्यागी जी ने मनोज से कहा। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में भगत सिंह जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तड़प दिखाई देती है। मनोज उनकी बात सुनकर अतप्रभ रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तुलना भगत सिंह से की जाएगी। अंशु ने मनोज की तारीफ करते हुए कहा, मनोज का व्यक्तित्व मुझे भी विलक्षण लग रहा है। कोई नवयुवक अपने सिद्धांतों के लिए इतना संकल्पवान हो सकता है, मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। मनोज की तारीफ सुनकर पांडे ने अंशु से कहा, दीदी, कल त्यागी जी के स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपनी कविता सुनाने यहाँ आया था। बेहद घटिया कविता थी। फिर पांडे ने त्यागी जी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कविता थी? आपको तो याद होगी। हमसे तो बेहतर हैं वो घास चरने वाले, हमसे तो बेहतर हैं वो बोझा ढोने वाले। वहां उपस्थित सभी लोगों को पांडे की यह अप्रासंगिक बात समझ नहीं आई। अंशु ने पांडे से पूछ ही लिया, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। त्यागी जी को इस महान काव्य के रचयिता में जयशंकर प्रसाद के दर्शन हो रहे थे। मैं मनोज से यह कहना चाह रहा हूँ कि आम लोगों में महापुरुषों के दर्शन करना त्यागी जी की हॉबी है। इसे गंभीरता से न लें और जीवन में व्यवहारिकता को अपनाएं। पांडे ने त्यागी जी द्वारा की गई मनोज की प्रशंसा को शून्य घोषित कर दिया। उसकी बात सुनकर त्यागी जी ठाका मारकर हंस पड़े। मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाला पांडे कभी उसे समझ नहीं सकता। मनोज बिना किसी निर्णय के वापस लाइब्रेरी चला गया। एक महीने के बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा। मनोज लाइब्रेरी में नहीं था। लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुकुमचंद कुर्सी पर बैठे हुए कोई रजिस्टर देख रहे थे। पूछने पर हुकुमचंद ने बताया कि मनोज तो एक महीने पहले लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया है। 1 साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी थी। कहाँ गया? पांडे ने आश्चर्य से पूछा। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है। हुकुमचंद से और अधिक पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी, जिस पर मनोज का नया पता लिखा था। घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुरा। पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर आया। उसने अपनी साइकिल घोसीपुरा की ओर मुड़ा दी। घोसीपुरा ग्वालियर की एक पिछड़ी और घनी बस्ती है, जहाँ जोरा सबलगढ़ जाने वाली नैरो गेज ट्रेन का स्टेशन भी है। ढूंढने पर पांडे को आसानी से गणेश मंदिर मिल गया। मंदिर के पास जगह जगह घूरे और गंदगी के ढेरे लगे हुए थे। पास ही गंदे पानी की नाली बह रही थी। पांडे ने वहीं खड़े एक लड़के से घनश्याम आटा चक्की का पता पूछा और अगली गली में आटा चक्की के पास पहुंच गया। वह समझ गया था कि मनोज ने आटा चक्की वाले के यहाँ कमरा किराए से ले लिया है। आटा चक्की पर एक लड़का सफेद बनियान और लाल रंग का पैंट पहने अपने
पहने जो है गेहूं पीस रहा था और उड़ते हुए आटे के कारण सफेदी में लगभग नहा गया था। पांडे ने जो है लड़के के नजदीक जाकर मनोज का पता पूछना चाहा। नजदीक जाकर पांडे ने देखा तो वह एकदम चौंक गया। आटा चक्की में काम करने वाला लड़का मनोज ही था। मनोज ने जब पांडे को जो है दुकान के सामने खड़ा देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने पांडे से कहा, थोड़ी देर में मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर मैं कमरे पर तुम्हें ले चलूंगा। पांडे चक्की के भीतर खड़ा होकर जो है मनोज को जो है काम करते देखता रहा। आधा घंटा काम करने के बाद मनोज ने अपने शरीर और बालों से जो है आटा साफ किया। पास ही खूंटी पर टंगी शर्ट पहनी और दुकान के बाहर आकर जो है दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और पांडे के साथ जो है चल पड़ा। पांडे बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी साइकिल जो है हाथ में पकड़े चल रहा था। तंग गलियों से गुजरकर थोड़ी देर में मनोज एक मकान के सामने पहुंच गया। पांडे ने मकान की दीवार से अपनी साइकिल टिकाई। मकान की गैलरी और छोटे से आंगन से होकर मकान के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचकर मनोज ने एक कमरे का दरवाजा खोला। दिन के उजाले में भी कमरे में जो है अंधेरा था। मनोज ने लाइट जलाई। पीले रंग का धुंधला प्रकाश कमरे में फैल गया। जमीन पर गद्दा बिछा था। आले में किताबें रखी थी। कोने में एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। एक लकड़ी का जो है स्टूल भी पास में रखा था, जिस पर पांडे बैठ गया। 200 रुपये किराया है कमरे का। वैसे तो 300 है, पर एक साहित्यकार हैं घनश्याम जी, उनका मकान है, लाइब्रेरी में आते थे, मुझे बहुत पसंद करते थे। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने सस्ते में जो है यह कमरा दे दिया। बहुत भले व्यक्ति है। उन्होंने तो अपनी पूरी आटा चक्की की जिम्मेदारी ही मुझे सौंप दी है। जिन दिन में 4-5 घंटे गेहूं पीसने का काम है, 400 रुपये महीना मिलेंगे, बाकी पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूँ। आदमी यदि टाइम का सही मैनेजमेंट कर ले तो समय की कमी नहीं रहती। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। उन्होंने अपनी आंखें पांडे के चेहरे से दूर रखकर जो अपनी बात पूरी की। पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करने का ख्वाब देखने वाला मनोज अब अपने नए काम और कमरे की जो है तारीफ कर रहा था। पांडे ने मनोज की बात ध्यान से सुनी, पर वह बोला कुछ नहीं। पीले रंग का बल्ब अचानक बंद हो गया। शायद लाइट चली गई थी। कमरे में जो है अंधेरा हो गया। कमरे का दरवाजा जो है पहले से खुला था। मकान के इस हिस्से में सूरज की रोशनी जो है बिल्कुल नहीं आ रही थी। मनोज ने पास रखी मोमबत्ती जला दी। मनोज अपनी बात पांडे से कह चुका था। अब वह पांडे से कुछ सुनने की जो है उम्मीद में बैठा था। तुम माने नहीं मनोज, तुमने लाइब्रेरी छोड़ ही दी। कुछ देर पहले जो है छाई चुप्पी को जो है तोड़ते हुए मनोज ने पांडे से कहा, तुम माने नहीं मनोज, तुमने लाइब्रेरी जो है छोड़ ही दी। कुछ देर पहले छाई चुप्पी को तोड़ते हुए पांडे ने जो है मनोज से कहा, मुझे संतुष्टि है कि मैंने लाइब्रेरी जो है छोड़ दी, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। ईमानदारी की रक्षा अभाव सहकर भी होनी चाहिए। पांडे ने जो है मनोज की आवाज में जो है भारीपन महसूस किया। उसने देखा कि मनोज एकटक जो है जलती हुई मोमबत्ती को जो है देख रहा था। पर अब तुम इस अंधेरे में पीएससी की परीक्षा कैसे करोगे? पांडे ने अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखते हुए कहा, बाहर का अंधकार समस्या नहीं है पांडे, समस्या तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं के लालच में समझौते के अंधकार में डूब जाता है। मनोज जैसे किसी गहरे तल से जो है बोल रहा था। बाहर गुजरने वाली नैरो गेज ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा था। पांडे को प्यास लगाई थी। उसने पास रखे मटके में से एक गिलास पानी भरकर जो पिया और वापस आकर जो स्टूल पर बैठ गया। कुछ देर स्टूल पर जो है बैठे बैठे जब पांडे को बात करने के लिए कोई विषय नहीं सूझा तो उसने मनोज से कहा, मनोज मैं अब चलता हूँ। दोनों बाहर आ गए। पांडे ने मकान की दीवार से टिकी अपनी साइकिल उठाई और साइकिल पर बैठने से पहले कुछ देर रुककर मनोज को देखता रहा। मनोज ने अपने पिचके हुए गालों को छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसका गोरा रंग हल्का पीला हो गया था। उसकी आंखें अंदर को जो धंस गई थी। पांडे साइकिल पर न बैठकर पैदल ही उसके साथ साथ चलने लगा। गली का मोड़ आ गया। मनोज ने कहा, आते रहा करो पांडे, तुम्हारे आने से जो है मुझे अच्छा लगता है। पांडे को सोचता हुआ अपनी साइकिल पकड़े रहा। 5-6 सेकंड उसी चिंतन की अवस्था में रहने के बाद उसने कहा, मनोज एक बात कहूँ, मानोगे? मनोज समझ गया कि घोसीपुरा और उसके कमरे का माहौल देखकर पांडे उसे फिर से लाइब्रेरी में नौकरी करने के लिए कहेगा। इसलिए उसने कहा, मैं अब किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा।
पांडे ने उसकी बात को लगभग अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। मनोज, हरिशंकरपुरम के पास एक पुली कोठी है जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के किराए से रहते हैं। मेरा दोस्त गुप्ता भी वहाँ रहता है। अंशु दीदी भी पीली कोठी के ग्रुप में से जुड़ी हैं। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पढ़ाई का। मैं सोच रहा हूँ एक कमरा किराए पर लेकर जो है वहीं पीएससी की तैयारी करूँ। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाभ होगा। क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे? मनोज को अपने कानों पर जो है यकीन नहीं हुआ। पीएससी की तैयारी करने वालों की दुनिया बहुत छोटी निकली। जिस पीली कोठी में रहकर तैयारी करने के लिए मनोज तरस कर जो है रह गया था, वहीं रहने का प्रस्ताव पांडे ने मनोज को दे दिया। मनोज मनोज का तो जैसे कोई सपना पूरा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे जो है इस तरह का कोई जो प्रस्ताव दे सकता है। इससे अच्छा प्रस्ताव जो है इस समय जो है उसके लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अचानक मनोज का ध्यान अपने आर्थिक हालात पर गया। उसने पांडे से कहा, पर मेरे पास पीली कोठी में रहने लायक तो पैसे तो नहीं है। पांडे ने साइकिल पर बैठते हुए कहा, एक आदमी के खर्च में दो लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना कहकर वो बिना मनोज का जवाब सुने जो अपनी साइकिल पर जो है बैठ गया। वह वह झूमता हुआ साइकिल चला रहा था। मनोज तब तक पांडे को देखते रहा जब तक पांडे उसकी आंखों से जो है ओझल नहीं हो गया। दोस्तों, ये है 12th फेल बुक का पार्ट 2। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मनोज ने किस तरह पीली कोठी में रहकर जो है पीएससी की तैयारी की और किस तरह मनोज जो है एक आईपीएस ऑफिसर बने, तो आप मेरे साथ जो है अगले पार्ट 3 में जो है बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।